नमस्ते प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मां सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें और आपको पता है कि आपके 11 की परीक्षा शुरू होने वाली है और आप लोगों के लिए कुछ जरूरी सेशंस हमने प्लान किए हैं। जैसे पहला सेशन में मैंने आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट और जरूरी फार्मूलों के बारे में बताया था। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। वो सारे टॉपिक जहां पर से 11 में क्वेश्चंस बनते हैं या जहां पर से ऑब्जेक्टिव बनते हैं या जहां पर से सब्जेक्टिव बनते हैं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करने वाला हूं। अच्छा, इस सेशन के कई अपने मायने हैं। उन मायनों में से सबसे पहली बात यह है कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज पता चल जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको यह भी पता चल जाएगा अच्छा 11 में ये टॉपिक भी हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है लेकिन बहुत इंपैक्टफुल है। सो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको हेल्प मिले। और नो डाउट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहुंचेंगे और आप उसको लेकर हेल्प करोगे अपनी आपकी और पढ़ोगे और मेहनत करोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जरूरी सवाल जो पहले चैप्टर से, चैप्टर वाइज सब कुछ कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं समुच्चय, जो कि आपका पहला चैप्टर है। तो समुच्चय जो कि पहला चैप्टर है, इस पर से क्या कुछ बनता है, समुच्चय के प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले समुच्चय के प्रकार पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, उप समुच्चय पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके फार्मूले मैंने आपको बताए थे। समुच्चय के प्रकार पे भी चर्चा होती है, उप समुच्चय पे क्वेश्चंस बनते हैं, समुच्चय के प्रकार पे क्वेश्चन बनते हैं और वेन आरेख पर भी क्वेश्चन बनते हैं। कई दफे तो पूछा जाता है इसमें से ए माइनस बी दे देगा, ए इंटरसेक्शन बी दे देगा, फिर ग्राफ दे देगा, उनमें से उसके एरिया को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये ऐसे जरूरी टॉपिक्स हैं जहां पर से क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार बनते चले आए। और इस चैप्टर में से एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, इस पर से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूले पे क्वेश्चन बनता है और उस टॉपिक पे बनता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पर थोड़ा फोकस करिएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दूसरे चैप्टर पे अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूं, संबंध और फलन, ये दूसरा चैप्टर है जहां पे प्रांत, परिसर और फलनों के प्रकार पे भी सवाल बनते हैं। अब जैसे प्रांत क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये इनपुट के बारे में चर्चा कर रहा है, तो प्रांत पे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, परिसर पे भी क्वेश्चन बनेंगे, रेंज आउटपुट जो होता है वो आपका रेंज है, और साथ ही बेटा फलन के प्रकार पे भी सवाल बन जाएंगे। जैसे आप फलन के प्रकार में आपने पढ़ा होगा, मापांक फलन पढ़ा होगा, चिन्ह फलन पढ़ा होगा, आपने महत्तम पूर्णांक फलन पढ़े होंगे। तो ऐसे कई फलन आप लोगों ने पढ़े। ठीक है, तो ये संबंध और फलन जो दूसरा चैप्टर है, उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। अब अगर त्रिकोणमितीय फलन के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूं तो इसके कुछ जरूरी फार्मूले जो है, व्यापक हल पे सवाल बनते हैं, व्यापक हल पे हर बार सवाल बने हैं, और ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन पे सवाल बनता है, ग्राफ पे सवाल बनता है, और साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस एक्स प्लस वाई के सूत्र पता होने चाहिए, और साइन सी प्लस डी का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी। तो ये सारे फार्मूलों के पास की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए। फार्मूलों पर तो चर्चा हो चुकी है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने फार्मूले आपको सब बता दिए हैं। अगर फार्मूले याद करने में भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे भी वीडियोज बनाऊंगा, इसके क्वेश्चंस पे भी वीडियोज बनाऊंगा। अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं जिससे आपके दिमाग में ये सारे टॉपिक्स रहें और आपको पता हो कि क्वेश्चंस कहां कहां से बन सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन की अगर मैं बात बताऊं तो यहां से जनरल सॉल्यूशन अर्थात व्यापक हल पे सवाल बनता है। व्यापक हल आपको पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए कि साइन का ग्राफ क्या होता है, कॉस का ग्राफ क्या होता है, टैन का ग्राफ क्या होता है, इनके रेंज कितने क्या हैं। जैसे ये साइन का ग्राफ हो गया, ये कॉस का ग्राफ हो गया, तो साइन कॉस टैन का ग्राफ, ये सारे ग्राफ आपके पास जानकारी में होने चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि साइन 180 प्लस थीटा पे अगर मैं चर्चा करूं, है ना, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, साथ ही डिग्री को, साथ ही सबसे जरूरी है डिग्री को किस में बदलना। अगर मैं आपसे बात करूं डिग्री को, यहां पे भी क्वेश्चन बनता है। डिग्री समझ रहे, ये कलर आपको दिख रहा है, अगर मैं आपसे ये कलर यूज करता हूं मैं येलो, अगर मैं आपसे बात करूं डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को किस में बदलना, रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में लेके जाना, इसका फार्मूला आपको बता चुका हूं, या रेडियन को डिग्री में लेकर आना, रेडियन को डिग्री में लेकर आना या डिग्री को रेडियन में लेकर आना, इस पर भी कई सवाल बनते हैं। ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियन और डिग्री में बदलने पे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हर बार बनते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं।
ठीक है, तो आपको कैसे डिग्री से रेडियन बदलना है और रेडियन से कैसे डिग्री बदलना है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आपके लिए तीसरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, तीसरा चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आप इस पर अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं चौथे चैप्टर की, तो चौथे चैप्टर पे थोड़ा बहुत लिखा कम, बट अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं काफी कुछ। यहां पर आई के गुण पर सवाल बनते हैं और हर बार बनते हैं, भर भर के बनेंगे। ऑब्जेक्टिव देख लेना, उसमें आई के गुण पे सवाल होंगे। अब आई के गुण पे कैसे सवाल होंगे अभी बात करेंगे। मापांक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडुलस पे सवाल बनेगा, मैंने कल फार्मूले बताए थे। और कोणांक अर्थात आर्ग्यूमेंट पे भी आपके फार्मूले बनेंगे। कोणांक पे भी, सॉरी फार्मूला कह रहा हूं, कोणांक पे भी सवाल बनेंगे क्योंकि फार्मूला बता चुका हूं। आई के गुण पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आई की पावर 2, 3, 4 की वैल्यू बता दो क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे 1/i की पावर 2, 1, 2, 3 की वैल्यू बता दो। तो ऐसे सवाल आपके बनेंगे। तो आपको पता है आई का गुण क्या है, आई की वैल्यू होती है -1। आई का स्क्वायर मैंने फार्मूला बताया था, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूं। आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -i, जिसको आयोटा कहते हैं। इस आई को अपन आयोटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयोटा। आयोटा की पावर 4 बराबर 1 हो जाएगा। हालांकि इसको आई कहना इतना उचित नहीं होता है, इसको आयोटा कहना बेहतर होता है क्योंकि ये आयोटा है। ठीक है, आई कहने पे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, सो इसको आयोटा कॉल करिएगा। अब मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर आपको मेरा कल इन द सेंस इससे पहले वाले लेक्चर में, कि आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल होगा। 4 के मल्टीपल के अगर पावर होंगे, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमेशा। अब इसी का यूज करते हैं आयोटा की जो भी पावर होती है। जैसे आपसे इसकी वैल्यू पूछा गया, तो आयोटा की पावर 213 है, तो आपको क्या करना है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट पे 4 से डिवाइड करा दो। लास्ट की, ये ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक है। लास्ट की 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करा दो। 4 3 जा 12 होता है, यहां पे 1 आ गया। जैसे ही यहां पर 1 आया तो आपने खूबसूरत बात नोटिस की, अब ये सब कुछ भूल जाओ और आयोटा की पावर 1 कर दो। यही इसका आंसर है, आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वही उसकी वैल्यू होगी। आयोटा के अंतिम, आयोटा की जो भी पावर होगी उसके अंतिम की 2 संख्या को 4 से डिवाइड कर दो। मजा आ रहा है, आगे बताते हैं। अगली कहानी अगर मैं आपसे शेयर करने जाऊं तो ऐसे ही इसके कुछ गुण होते हैं। जैसे एक खूबसूरत बात बताऊं, आयोटा कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, जब भी हो उसको ऊपर लेके चले आना। जैसे 1/आयोटा लिखा हुआ है, तो आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे ही कराओगे तो ये आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आयोटा अपान -1 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा आ जाएगा। समझ पा रहे, कितनी सिंपल सरल सी बात बता रहा हूं। इसके अलावा आपके पास कंजुगेट, जिसको आप संयुग्मी कहते हो, तो संयुग्मी पे भी सवाल बन सकता है। संयुग्मी, 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 जिसको आप कंजुगेट कहते हो, कंजुगेट पे सवाल बनता है। कंजुगेट पे सवाल कैसे बनता है, कंजुगेट कहता है कि भैया राजा बाबू, अगर आपके पास z = a + ib है, तो इसका जो कंजुगेट है ऐसे z बार ऐसे बना होता है, बट इसको पढ़ते जेड का कंजुगेट या जेड का संयुग्मी। इसमें क्या होता है, आयोटा का जो साइन होता है उसको अपोजिट कर देते हैं। जैसे यहां पे आयोटा का साइन प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, समझ गए, तो ये इसका क्या हो गया, संयुग्मी हो गया। एक और सबसे जरूरी बताऊं, इस पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, देख लेना। अगर आपके यहाँ अच्छा पेपर सेटअप बना तो इस पर सवाल बनेगा, जेड इनवर्स पे सवाल बनेगा, जिसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, जिसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। जेड इनवर्स ये क्या होता है, अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात जेड इनवर्स पे आपसे चर्चा करूं तो ये क्या होता है, जेड का कंजुगेट बटे जेड का स्क्वायर। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और कुछ ज़रूरी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, जो मुझे आपसे चर्चा करनी थी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है। अब ये क्या है, अब इस पर इसका फार्मूला, मॉडुलस का फार्मूला आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इन सारी चीज़ों से लेकर आप परेशान मत होइएगा। आगे लेके चलूँ मैं आपको, तो आगे लेकर चलूँ तो क्रमचय और संचय आता है। हाँ, इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको मॉडुलस मापांक का फार्मूला बता चुका हूँ, कोणांक का फार्मूला बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी सवाल बनेंगे। इसके अलावा मैं आपको क्रमचय और संचय लेकर चला जाऊं तो यहाँ पे क्रमचय परमुटेशन पे क्वेश्चन बन सकता है और संचय पे भी सवाल बन सकते हैं। तो क्रमचय और संचय पे प्रॉपर सवाल बनेंगे। मैंने आपको बताया था क्रमचय में क्रम महत्वपूर्ण होता है,
क्रमचय में मैंने कहा था क्रम महत्वपूर्ण होता है। क्यों? इसमें जो आपका ऑर्डर है सिग्निफिकेंट है, इसमें इसका क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, ऑर्डर इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो आप जब संचय करते हो तो ऑर्डर जरूरी नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाऊं, अगर मेरे पास ए बी सी तीन चीजें हैं, तीन वस्तु हैं, तीन में से मुझे दो वस्तु चुनना है। अगर मुझे दो वस्तु चुनना है तो क्रमचय में क्या हो सकता है, आप ए बी भी चुन सकते हो, आप बी सी भी चुन सकते हो, आप सी ए भी चुन सकते हो, और आप बी ए भी चुन सकते हो, क्योंकि इसमें क्रम महत्वपूर्ण है। तो आप बी ए भी चुन सकते हो, सी बी भी चुन सकते हो, ए सी भी चुन सकते हो, क्योंकि ये अरेंजमेंट होता है। मैंने आपको बताया था कल कि जो परमुटेशन है वो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। तो व्यवस्था के दरमियान ए बी भी व्यवस्थित हो सकता है, बी ए भी। तो इसके कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो रहे। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन, जब मैं संचय के बारे में चर्चा करता हूं, इन तीन में से मुझे दो का चयन करना है, तो मैं या तो ए बी चुनूंगा, या तो बी सी चुनूंगा, या तो सी ए चुनूंगा। अगर मेरे पास कोई बी ए लेकर आएगा तो मैं कहूंगा ए बी तो चुन चुके हो, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये चयन है, ये क्या है, सिलेक्शन है। मैं कहूंगा ए बी का सिलेक्शन तो हो गया, इसमें नया क्या है? मैं कह दूं राम और श्याम को मैंने टीम में ले लिया, तो भैया अब दूसरा कोई श्याम और राम को टीम में नहीं ले सकता। लेकिन जब व्यवस्थित करेगा, तो अगर मैं ए को इधर रखा हूं, बी को इधर रखा हूं, तो दूसरा वाला ए को इधर रख सकता है, बी को इधर। तो व्यवस्था में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मैंने ए लिखा, बी लिखा, ये व्यवस्था है। अब सामने वाला मुझसे अलग करना चाहता है तो वो ए यहां लिख देगा, बी यहां रख देगा। तो ये व्यवस्था में ये अलग अलग है। लेकिन चयन में मैंने रिमोट चुना और मैंने पेन चुना, तो अब ये चुन चुका हूं मैं। अब अगर आप पेन मार्कर, मतलब चाहे पहले रिमोट और बाद में पेन चुनो, चाहे पहले पेन बाद में चुनो, सेम बात है। ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं, चयन के दरमियान इसमें 3 तरीके, तो कॉम्बिनेशन इसके कितने हुए? 3, और इसका बेटा परमुटेशन कितना हुआ? 6। तो समझ गए कितनी प्यारी सुंदर सी बात है। तो इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। इसके सारे फार्मूले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप तक पहुंचा दिए हैं, आपको इत्तला कर दिया है। पढ़ाने का अगर हमें मौका मिलता आपको, या हमारे पास थोड़े से वक्त होते, तो मैं आपको इसको बहुत प्यारे तरीके से सिखाता। जिस तरह से सुंदर सी पीपीटी आप देखने को पा रहे हो, शायद इससे और भी खूबसूरत तरीके से मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता। कोई नहीं, फिर आगे चलेंगे। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम पे सवाल बनेगा, TR+1 मध्य पद निकालना है, व्यापक पद पे सवाल बनेगा, और मध्य पद निकालना, मध्य पद पे सवाल बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही व्यापक पद पे भी सवाल बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हालांकि फार्मूले लिख दूं, लेकिन इससे पहले वाले मैंने फार्मूले बताए थे। मध्य पद आप देख पा रहे हो। इस तरह से इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि इस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो क्वेश्चंस भी कराऊंगा और सवाल भी करवाऊंगा। तो सभी लोग इसको देख लो, कहां पे क्वेश्चन बनेंगे, व्यापक पद पे सवाल बनेंगे, और मध्य पद निकालना भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनते हैं और हर बार बने हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे चर्चा करूं अनुक्रम और श्रेणी, आप देख पा रहे हो अनुक्रम और श्रेणी पे, समांतर श्रेणी पे सवाल बन सकते हैं। समांतर श्रेणी में आपके पास क्या क्या है? समांतर श्रेणी में इसके nवां पद a + n-1 इंटू डी, और दूसरा इसके n पदों का योगफल n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी में n पद निकालना आएगा या पदों का योग निकालना आएगा। तो समांतर श्रेणी पे जो सवाल बन सकते हैं वो nवें पद पे बन सकता है, n पदों के योग पे सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे बन सकता है समांतर श्रेणी। और आपको बताओ, ये चैप्टर्स कंपटीशन के एग्जाम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 के सारे चैप्टर्स, तो आप इनको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, ये टोटल एनडीए में भी हैं और जेई में भी हैं। तो आप सभी लोग जब बोर्ड, अभी जब आपका 11 का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें समांतर श्रेणी अर्थात एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया, इसके पद पे सवाल बन सकता है और इसके पदों के योग पे भी सवाल बन सकता है। साथ ही गुणोत्तर श्रेणी पे भी क्वेश्चन बनेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली इंपॉर्टेंट है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी पे अगर सवाल पे बात करें तो इसका nवां पद AR⁴ होता है। ये देखो प्यारे प्यारे से ग्राफ मैंने बनाए, ग्राफ का मतलब भी समझाऊंगा, बट अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी है। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, देन वी आर यूजिंग Sn बराबर AR⁴n-1 अपान r-1, ये वाला फार्मूला। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है, देन वी आर यूजिंग Sna1 - r⁴n1 - r। लेकिन अगर r की वैल्यू, अगर मैं इससे बात करूं
तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। वो आपके सिलेबस के बाहर है तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे कभी। तो यहाँ तक समझ गए, इसमें एपी और जीपी दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं और इसकी तैयारी आपको करनी है। इसके अलावा अब मैं बात करूँ सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन। आप इस पीपीटी को मेरी देख पा रहे हैं, ये कितनी प्यारी सी पीपीटी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेखा की ढाल पे सवाल बनता है, रेखा की ढाल आपसे पूछ सकता है। रेखा की ढाल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर दो बिंदु हो, अगर कोण हो तो tan थीटा होता है, अगर दो बिंदु हो तो ये होता है। रेखा पे कल उस दिन मैंने फार्मूले बताए थे रेखा के ढाल पे। दूसरी बात, वेरियस फॉर्म, सरल रेखा के कई फॉर्म होते हैं, उन पर सवाल बनता ही बनता है। इस पर ऑब्जेक्टिव भी भर भर के बनते हैं, सब्जेक्टिव पे भी क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं। तो आप सभी लोग विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म जो विभिन्न, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रूप कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रूप। इंटरसेप्ट फॉर्म पे सवाल बन सकता है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। पॉइंट स्लो फॉर्म मतलब बिंदु ढाल रूप, तो बिंदु ढाल रूप पे भी सवाल बन जाएगा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये बिंदु ढाल रूप है, इसको मैं अगर हिंदी में लिख दूं जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो ये क्या है, बिंदु ढाल रूप। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं बिंदु ढाल रूप। ये क्या है, बिंदु ढाल या प्रवणता, बिंदु ढाल या प्रवणता रूप, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। ये हो गया। यहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी रूप, प्रतिच्छेदी रूप। और भी इसके नाम है प्रतिच्छेदी रूप, इसको और भी कई नामों से जाना जा सकता है। बिंदु ढाल रूप हो गया, रेखा की ढाल हो गया, विभिन्न रूप हो गया, दो रेखाओं के बीच का कोण हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका फार्मूला भी मैंने बताया था। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट है, और इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच का कोण, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। क्लियर है। तो दो सरल रेखा में इन तीन, ये दो चार ऐसे जरूरी पॉइंट्स हैं जहां पर से क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार भी इस पर क्वेश्चन बना था, इस बार भी बना है, आगे भी इस पर क्वेश्चन बनने के खूब चांसेस हैं, भर भर के चांसेस हैं, ठीक है। तो आगे की बात अगर मैं आपसे कहूं तो अगला चैप्टर आपका शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन, जहां पर आपका वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय के मानक समीकरण पे चर्चा होगी। अब यहां पर वृत्त क्या है, ये वृत्त का फार्मूला आपका लिखा है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब वृत्त की अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर आ जाएगा तो इसका जो समीकरण है वो बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अगर ये केंद्र मूल बिंदु पर आया तो मूल बिंदु पर आने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मूल बिंदु पर आएगा विथ इन ए सेकेंड फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर पे तब्दील हो जाएगा विथ इन ए सेकेंड। दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर परवलय अर्थात पैराबोला पे मैं आपसे चर्चा करूं तो परवलय अर्थात पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ax हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ax। जहां पर मैं अगर आपसे चर्चा करूं वर्टेक्स है a,0, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, डायरेक्ट्रीज वगैरह सब कुछ दे रखी है। अगर वाई स्क्वायर बराबर ax होगा तो ग्राफ ये होगा। अगर ये माइनस हो जाए, वाई स्क्वायर बराबर -4x, तो ये ग्राफ इधर की तरफ बन जाएगा। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर बराबर 4ay लिखता तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ हो जाता। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4ay लिखता तो ग्राफ नीचे की तरफ हो जाता। तो हालांकि मैं टॉपिक बता रहा हूं कि वृत्त पे भी सवाल बनता है, परवलय पे भी बनता है, अति परवलय हाइपरबोला पे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। एक्स स्क्वायर इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये दीर्घवृत्त का ग्राफ, ये फिगर, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन रखी हुई है। तो ये सबसे जरूरी, लेकिन इन चारों में से जो टॉपिक है वो वृत्त और परवलय। उसके बाद बेटा ये दीर्घवृत्त है, उसके बाद जाके अति परवलय पे कई बार नहीं भी बनते क्वेश्चन, बट मैक्सिमम टाइम इस पर क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो शंकु और परिच्छेद पे बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। आगे ले चलो अगले सफर की तरफ, अगली दुनिया की तरफ। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं त्रिविमी ज्यामिति। त्रिविमी ज्यामिति पे दूरी पे सूत्र बनता है और विभाजन पे भी सूत्र क्वेश्चन बनते हैं। तो त्रिविमी ज्यामिति में ज्यादा कुछ नहीं आता, दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए, विभाजन का सूत्र याद होना चाहिए, कौन किस क्वाड्रेंट पे स्थित है ये पता होना चाहिए। क्योंकि 11 में जो 3D रखी गई बहुत बेसिक 3D रखी गई प्यारे साथियों। तो 11 की जो 3D है बहुत बेसिक है, उसके आगे हम लोग 12 में पढ़ेंगे। तो जो भी बेसिक्स होंगे मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि इस बेसिक में इन्होंने कुछ इस तरह से किया है, जैसे कि आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए, या कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे आता है। मैं आपसे कह दूं 3 4 -2 किस क्वाड्रेंट पे आएगा, किस अष्टांग में आएगा, उस क्वाड्रेंट कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, और किस अष्टांग में आएगा, आपको ये सब पता होना चाहिए।
क्लियर है। तो अगली कहानी में आपसे ये त्रिविमीय ज्यामिति की बात कर रहा हूँ। अगली बात अगर मैं करूँ सीमा और लिमिट, ये एल हॉस्पिटल रूप कंपटीशन के लिए काफी जरूरी है, पर सीमा और लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए कौन सी सीमा और लिमिट जाननी बहुत जरूरी है कि किसी की लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अगर मैं कहूँ किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी उसकी लिमिट पाई जाएगी। हम क्या कहेंगे, लिमिट पाई जाएगी, अर्थात लिमिट मतलब सीमा, सीमा एग्जिस्ट करेगी अर्थात पाई जाएगी। ठीक है, पाई जाएगी। कब पाई जाएगी, जब ऐसा होगा। कब ऐसा होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगा। ये हालांकि लिखते इसको ऐसे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होना चाहिए, x बराबर सी पे राइट हैंड लिमिट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि c पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, कहां पर, c पर। इसको हालांकि स्टैंडर्ड तरीका क्या है लिखने का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे h टेंजिंग टू जीरो, कहां पे निकाल रहे थे, c पे, तो c से h को माइनस कर देंगे। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंजिंग टू जीरो और यहाँ पे c से h को जोड़ देंगे। तो ये ऐसे लिखते हैं, अगर ये दोनों बराबर आ जाए, किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहां से क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं, आपको सीखना होगा। और डायरेक्ट आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन में लिमिट की वैल्यू पूछ लेता है। तो इस पर भी सवाल बनते हैं, कई दफे बने हैं, आगे भी बनने के चांसेस और बनते रहेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन इस तरह से करने। तो लिमिट पे बेटा, और 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी होता है, तो ये कंपटीशन के एग्जाम से काफी जरूरी है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से आप पे यहां से क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा, लिमिट x टेंजिंग टू जीरो दे देगा, आपसे पूछ लेगा x स्क्वायर प्लस 2x अपान यहां पे मान लो 2 दे दिया, अपान x प्लस 1 की वैल्यू बताओ। तो अब आप यहां पे देखो, जीरो बटे में डिनोमिनेटर पे जीरो ना आए, अगर डिनोमिनेटर पे जीरो नहीं आएगा तो डायरेक्ट लिमिट रख देना। तो अब आप डायरेक्ट 2 की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया, 2 दूनी का 4 हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4 4 8/3। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल लोगे, बस बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आसान आसान से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, समझ पा रहे। इसके आगे की अगर मैं बात करूँ, अवकलज अर्थात डेरिवेटिव, तो प्रथम सिद्धांत पे सवाल बनता है। प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन कर लेते हो सभी लोग, नहीं कर पाओगे तो मैं सिखा दूंगा, मैं करा दूंगा, परेशान मत होना, घबराना नहीं। तो प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल पे भी सवाल बनता है। अवकलज और आधारभूत सूत्रों का भी अभ्यास करना होगा, फार्मूलों पे भी क्वेश्चन बनते हैं। फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, जैसे d/dx की पावर n हो तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पूरे पावर से 1 कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव खुद ही स्वयं वही होता है, इसमें कोई, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये जैसे आपके पास ये आपका, मैं अगर ये फार्मूला हाईलाइट करूं तो f' बराबर लिमिट s टेंजिंग टू जीरो fx प्लस h माइनस fx अपान h, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोल सकते हो। आप इस तरह से इस फार्मूले पे आपके पे क्वेश्चन बनेगा, प्रथम सिद्धांत पे भी बनेगा। अगर प्रथम सिद्धांत पे बनेगा तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और अगर प्रथम सिद्धांत की बात नहीं करेगा, सिर्फ अवकलज निकालने के लिए कहेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट जरूरी बात है। अगला है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी पे जो सवाल बनता है वो माध्य विचलन पे सवाल बनेगा, और प्रसरण वेरिएंस पे और मानक विचलन पे भी सवाल बनने के चांसेस हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर सवाल बनता ही बनता है, माध्य विचलन पे सवाल बनता है और कई बार बना है, और ये कई दफ़े ऑब्जेक्टिव में भी कुछ इसके फार्मूले पे सवाल बन जाता है, और सब्जेक्टिव पे तो कई बार ही बनता है। तो सब्जेक्टिव के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको माध्य विचलन पे चर्चा करनी है, प्रसरण अर्थात वेरिएंस पे भी आपके सवाल बन सकते हैं, और मानक विचलन भी आपको पढ़ लेना है। क्लियर है, यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी से एक दफ़े आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही? अगर आ रही है तो आगे चलते हैं। अगली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगली बात है हमारी प्रायिकता। ये शायद इसका कलर एकदम बूम करके आया, मैं भी थोड़ी देर चौंक गया, मैं कहा ये इसका कलर ऐसे बूम करके कैसे आया। तो प्रायिकता पे अगर मैं आपसे चर्चा करूँ, तो प्रायिकता पे अगर मैं आपसे बात करूँ
तो प्रायिकता पर सबसे ज़रूरी इसके बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं प्रायिकता के 11 में। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछते हैं। बेसिक से क्वेश्चन पे चर्चा करें तो आपका फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई पॉसिबल आउटकम्स पे ही सवाल पूछ लेते हैं। तो 4 अच्छे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, अदरवाइज बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैंने एक सिक्के को उछाला या मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला, है ना, तो उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालने में क्या क्या संभावनाएं हैं आने की। तो ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो प्रायिकता पे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये थे कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पर से सवाल बनते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम इस पर सेशन भी लेकर आएंगे और आपके वो सारे सवालों की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि मेरी नज़र से 11 बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 12 में जब भी आपको जहाँ पे भी जिस भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो 11 के से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उनको जरूर हाईलाइट करूंगा, उनको जरूर पढ़ाऊंगा। तो अगर आपने 11 में थोड़ी बहुत कम पढ़ाई की होगी तो मैं 12 पढ़ाते पढ़ाते वो सब कवर कर दूंगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यानी कि सुमित सर आपके मैथमेटिक्स को ध्यान दे रहे हैं। तो मैथमेटिक्स अब मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप पढ़ाई करो, जितना हो सकता है पढ़ो, और आपको जो भी दिक्कत परेशानी है वो आप एक बार मुझे बता दो कि सुमित सर मुझे ये दिक्कत है, बस भूल जाओ। फिर वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे दूर करूंगा वो मैं जानता हूँ। एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, या क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, कंपटीशन एनडीए जेई मेंस वगैरह के लिए कौन से क्वेश्चन जरूरी हैं, कौन सा टॉपिक जरूरी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा। सो प्लीज़ आप पढ़ाई करो, मज़े करो। कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्लास मैंने पीपीटी भी बनाने की कोशिश की आपके लिए। तो आपके लिए ये क्लास थी। थैंक यू एंड लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहना, मज़े करते रहना, और इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया है। थैंक यू एंड लव यू ऑल। ये प्यार आपका हमेशा बना रहे और माँ सरस्वती की कृपा आपसे पे बनी रहे। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।